हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूट्रोफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूट्रोफिकेशन बीएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक है। बीएससी फाइनल ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है। यूट्रोफिकेशन के अंदर होता क्या है? तो कोई भी जो वाटर बॉडी होती है, जब उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है। तो ये जो यूट्रोफिकेशन होता है, इसमें क्या है, किसी भी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन। मतलब न्यूट्रिएंट्स अगर किसी जलाशय में ज्यादा होते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में वाटर बॉडी में पौधे और एल्गी का विकास होता है। देखिए आप यहाँ पर, या प्लांट्स और एल्गी जो होती है ज्यादा हो जाती है। और इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में किसी भी वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही वहां पर प्लांट्स और एल्गी जो है वो ग्रो करने लग जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसका एक उदाहरण, जल में पोषक तत्वों के उच्च स्तर के कारण उसमें ब्लूम पैदा होना है। जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसके कारण ब्लूम पैदा हो जाता है। और यूट्रोफिकेशन प्राय जलीय तंत्र में फॉस्फेट युक्त डिटर्जेंटों, उर्वरकों और मल जल के मिलने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। तो मेनली यूट्रोफिकेशन दो टाइप का होता है, नेचुरल यूट्रोफिकेशन एंड कल्चरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन, जिसको हम प्राकृतिक सुपोषण बोलते हैं, तो झील जैसे जल स्रोत में पोषक तत्वों का संवर्धन होना इस प्रकार का यूट्रोफिकेशन की विशेषता होती है। इस टाइप के यूट्रोफिकेशन में एक ओलिगोट्रॉफिक लेक जो है वो यूट्रोफिक लेक में चेंज हो जाती है। और इसको कई 100 साल लग जाते हैं ऐसा होने में, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस होता है जो धीरे धीरे होता है। अब ये ओलिगोट्रॉफिक लेक होती है जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसका वाटर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। और जब इसमें बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ इसमें जब ऐड होते रहते हैं तो धीरे धीरे कई सालों बाद में ये ओलिगोट्रॉफिक लेक यूट्रॉफिक लेक में बदल जाती है। अब यहाँ पर क्या होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पानी ट्रांसपेरेंट था, यहाँ पानी की ट्रांसपेरेंसी भी कम हो गई है, यहाँ टर्बिड हो गया है पानी। और साथ ही इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ देखने को मिलते हैं, कई प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गल ब्लूम्स और एक्वेटिक वेजिटेशन के उत्पादन में भरपूर सहायता करता है कौन? नेचुरल यूट्रोफिकेशन, जो बदले में वनस्पति जीव तथा मछली के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण होता है, इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि ये नेचुरल प्रोसेस था, ये अपने आप होता है, जिसमें एक ओलिगोट्रॉफिक लेक को यूट्रॉफिक लेक बनने में कई साल लग जाते हैं। ठीक है। मानव गतिविधियां, मानव गतिविधियों के कारण कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है। इसमें ये वाला जो यूट्रोफिकेशन होता है ये फर्टिलाइजर्स के यूजेस के कारण होता है। पशु खाद्य संचालन जो है CAFO, प्रदूषण पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत होता है। फिर ये औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट है, इनके कारण भी कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है। तो ये देखिए यहाँ ये सेडिमेंट है और ये वाटर बॉडी है। यहाँ देखिए प्लांट्स की ग्रोथ अभी नहीं है इतनी। तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन में ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ये औद्योगिक अपशिष्ट ये आता है, घरेलू अपशिष्ट आते हैं यहाँ पर, और साथ ही पशु जो खाद्य CAFO जो है पशु खाद्य संचालन, वो भी जो है पोषक तत्व का एक मुख्य स्रोत होता है। और दूसरी बात, जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो लैंड से होकर के फिर वो इस वाटर बॉडी में आ जाते हैं। तो इस कारण इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। और ये ओलिगोट्रॉफिक लेक जो है वो कुछ सालों के बाद में, मतलब मान लो कि 10 साल के बाद में ओलिगोट्रॉफिक लेक जो है वो यूट्रॉफिक लेक में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन की। तो पहली स्टेज में हम देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन होता क्या है, कि उसमें वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। और ये यूजुअली एल्गल ब्लूम्स जो है वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर और दूसरे केमिकल जो कि है ना रेन के थ्रू वाटर के साथ में जो है वो वाटर बॉडी में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर एल्गी ग्रोथ कर जाती हैं। ठीक है। और इन्हीं एल्गी की ग्रोथ के कारण फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल वाटर बॉडी में कम हो जाता है। तो 5 स्टेजेस इसकी मेन, तो 5 इसमें 6 स्टेजेस दिखाई गई है। उसमें से पहली स्टेज हम देखते हैं
कि जो केमिकल्स होते हैं या फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वाटर में फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, ये सनलाइट अभी तो यहाँ पर पूरी पेनिट्रेट कर पा रही है, अंदर की तरफ जाती है। तो पहली स्टेज में तो केमिकल्स और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो कि लैंड में काम में लिए जाते हैं, फार्म्स में और क्रॉप्स में जो काम में लिए जाते हैं, वो पॉन्ड और लेक में रेन वाटर के थ्रू आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा होता है एल्गल ब्लूम्स या प्लांट ग्रोथ। तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो केमिकल के थ्रू आता है, तो उससे वाटर में एल्गी ग्रो करने लग जाती है, बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो करती है और पूरी सरफेस पर या पॉन्ड या लेक की सरफेस पर ब्लूम बन जाते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पर जब एल्गल ब्लूम्स बन जाएंगे, यहाँ प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, तो उस कारण क्या होता है कि लाइट प्रॉपरली नीचे नहीं पहुंच पाती है, तो नीचे की तरफ जो प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ पर सनलाइट नहीं मिल पाती है। तो पहली बात तो हमने यहाँ पर क्या देखी कि यहाँ सरफेस पर प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे लोअर लेवल पर जो प्लांट्स होते हैं उनको यहाँ पर लाइट नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसलिए लोअर लेवल पर जो प्लांट्स प्रेजेंट है वो मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एल्गल ब्लूम सरफेस पर हैं, तो वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तो बॉटम पर जो पॉन्ड या लेक के जो बॉटम पर जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको सनलाइट नहीं मिल पाने से वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और ये लाइट ही ब्लॉक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो बॉटम पर प्लांट होते हैं वो मर जाते हैं। तो अब डेड प्लांट्स और एल्गी का फिर डिकम्पोजिशन होता है, तो एल्गी मर जाती है और बैक्टीरिया फिर डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और डेड एल्गी को। तो इस प्रोसेस के अंदर भी, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में भी ऑक्सीजन यूज्ड हो जाती है, ऑक्सीजन काम में ली जाती है। फिर अब ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है, तो यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और बैक्टीरिया क्या करते हैं कि डेड प्लांट्स और एल्गी जो हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन यूज में काम में ली जाती है। तो इस टाइप से ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर पॉन्ड या लेक में इनफ ऑक्सीजन नहीं बच पाती है, इस कारण से जो फिशेस होती है वो सफोकेशन के कारण मर जाती हैं। तो इस पॉइंट पर पॉन्ड या लेक जो होती है वो एनॉक्सिक हो जाती है, मतलब अब वाटर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है, केवल बैक्टीरिया और एल्गी ही होते हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, केवल वही बचते हैं। अब आता है कि यूट्रोफिकेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम को किस टाइप से अफेक्ट करता है। तो नदी, झील, धारा या सागर जैसे जल निकायों को प्रकाश मिलता है, वहाँ लाइट आती है, और लेकिन एल्गी के खिलने से जलीय जीव को फोटोसिंथेसिस में रुकावट पैदा हो जाती है। अब जलीय जीव नहीं, जलीय पौधे की अपन यहाँ बात करेंगे कि यहाँ क्या जलीय पौधे जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ऊपर वाली सरफेस जो थी वहां पर तो लाइट पहुंच पा रही थी, इसलिए वहां पर प्लांट्स और एल्गी की ग्रोथ हो गई, लेकिन नीचे जो प्लांट्स प्रेजेंट थे उन प्लांट्स को क्या था कि लाइट प्रॉपर मिल ही नहीं पाई, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, इसलिए वो मर जाते हैं। दूसरा, अगर फोटोसिंथेसिस सही तरीके से नहीं होता है तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जलीय जातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। हमने क्या देखा था कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो वो प्लांट्स मर जाते हैं, फिर वो प्लांट्स बॉटम में चले जाते हैं और बॉटम में फिर उनका डिकम्पोजिशन होता है जो कि बैक्टीरिया करते हैं, उसके लिए भी ऑक्सीजन काम में ली जाती है, इसलिए फिर वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे फिशेस हैं तो वो फिर मर जाएगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो उचित फोटोसिंथेसिस नहीं होने के कारण मृत क्षेत्रों का निर्माण होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो इससे क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई और मृत क्षेत्र बन गए, जो नेगेटिव रूप से इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, बल्कि नेगेटिव रूप से इकोसिस्टम को तो प्रभावित करते हैं, साथ ही आर्थिक तौर पर भी इसको प्रभावित करते हैं। अब यूट्रोफिकेशन के कारण पानी का टेस्ट बदल जाता है, पानी में से स्मेल आने लगती है, जिससे कि टूरिस्ट जो होते हैं उन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि जो अपशिष्ट जल होता है वो अपशिष्ट जल का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो अपशिष्ट जल के उपचार पर ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, नहीं तो इसका दुष्परिणाम बहुत ही वृहद हो सकता है। अब आते हैं यूट्रोफिकेशन के निवारक उपाय। एक तो इंडस्ट्रियल और जो डोमेस्टिक जो वेस्ट होता है उसका जो वेस्ट वाटर जो है इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो उनको वाटर बॉडी में छोड़ने के पहले उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। दूसरा, एल्गल ब्लूम्स को पानी से हटाना चाहिए
और अत्यधिक पोषक तत्व को भी पानी से हटाना चाहिए कुछ केमिकल्स की हेल्प से, जैसे एल्यूम है, चूना है, लो सोडियम, इनकी हेल्प से इनको हटाना चाहिए। तो ये हमने आज यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।